स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने देखा था, हम गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसी क्रम में हमारा ये सेकेंड पार्ट है। और अब अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज्य करो की जो नीति थी ये किसने अपनाई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो आंसर है इसका लॉर्ड मिंटो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये हमें दो लोगों के कार्यकाल में दिखाई देती है, ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। एक है लॉर्ड कर्जन, दूसरे हैं लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, तो डिवाइड एंड रूल यहाँ एक दिखता है। और एक दिखता है पृथक निर्वाचन प्रणाली को जब लागू किया गया मिंटो के द्वारा, तो यहाँ पे दिखता है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीयों को विभाजित रखने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। और क्योंकि माना जाता है कि जो विभाजित लोग हैं उन पे शासन करना बहुत आसान होता है, इसीलिए अंग्रेजों ने अपने शासन के आरंभ से ही उन्होंने कभी धर्म जाति संप्रदाय के नाम पे लोगों को डिवाइड किया। इवन शिक्षा विकास इन सब में भी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही अपनाई, ताकि भारतीय आपस में संघर्षरत रहे और ये साम्राज्य को धीरे धीरे मजबूत बना सके। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसमें सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है। और इसके पीछे की स्टोरी बता देते हैं। संदर्भ जानने का बस एक यही उद्देश्य है कि आप इसको भूलें ना, याद रखें कि किस संदर्भ में ये बात कही गई। संदर्भ अगर पता रहता है तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये जो कथन है ये 1900 में लॉर्ड कर्जन ने एक ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था। और इसका ये जो कथन का आधार क्या था, उन्होंने क्यों ऐसा सोचा, तो उन्होंने इसलिए सोचा था कि उनका मानना था कि जो नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस है एक कमज़ोर संस्था है और इसकी पैठ जो है जनता में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगी। एक अन्य पत्र में 1903 में इन्होंने लिखा, मद्रास के गवर्नर को लिखा था, उसमें लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी यह नीति रही है कि मैं किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। तो इससे पता चलता है कि कर्जन की कितना मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ था इसको लेकर कि वो कांग्रेस को बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं करने देगा। एकमात्र यहूदी वायसराय यहाँ पर कौन थे भारत में? एकमात्र यहूदी वायसराय, तो एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग जो थे ये 1921 से 1926 तक भारत में रहे, भारत में वायसराय थे। और इनके काल की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, रॉलेट एक्ट का निरसन इनके काल में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि एक स्टेटमेंट दे देता है कि 1 2 3 इनमें से कौन सी घटनाएं जो है लॉर्ड रीडिंग से रिलेटेड है, या फिर इनके काल में कौन सी घटनाएं घटी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जो राजधानी है ये कलकत्ता से दिल्ली का इसका स्थानांतरण किया गया था। तो किसके द्वारा इसका स्थानांतरण किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ये स्थानांतरण हुआ था। और इसके पीछे की स्टोरी क्या थी कि 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जो है ये दिल्ली आए थे, इन्हें दिल्ली आमंत्रित किया गया था और थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस थर्ड दिल्ली दरबार में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और दूसरा राजधानी स्थानांतरण का, मतलब राजधानी अब कलकत्ता से हटकर दिल्ली आ गई थी, दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय, बस नाम बदल गया है, जो पहले गवर्नर जनरल था अब वायसराय हो गया है। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के बाद ये चेंजेस आए।
और लॉर्ड कैनिंग के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जो अभी तक जिसका खामियाजा लोग भर रहे हैं कहीं ना कहीं से, जिसके लिए लोग कहते भी हैं कि मैं टैक्स पेयर हूँ। तो ये कहाँ से शुरू हुआ भारत में, ये देखते हैं। मतलब लिखित रूप से कहाँ से शुरू, लीगली कहाँ से शुरू हुआ, तो 1859 ईस्वी में विल्सन महोदय, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, वो भारत आए और उन्होंने ये किया था कि 500 से अधिक जो भी लोग 500 से अधिक रुपए कमाते हैं, जिनकी आय 500 से अधिक है, तो उन पर आयकर लगाया जाए। मतलब इस समय पहले बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और यहाँ पे नमक और तंबाकू पर भी कर लगाया गया था। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या थी? इसके पीछे की स्टोरी ये थी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उससे दबाने में ब्रिटिश सरकार का काफ़ी पैसा खर्च हो गया था, तो इसको कहीं ना कहीं से कंपनसेट करना था, तो इस वजह से ये लगाया गया। अगला क्वेश्चन है कि आप मेरे शब्दों से नहीं बल्कि मेरे कार्यों से मेरी पहचान करिए। ये किसने कहा है? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा कहा गया, और रिपन जो है एक उदार वायसराय थे, और 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको इन्होंने समाप्त भी किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वायसराय के समय आया था? तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन के समय आया था और 1881 ईस्वी में आया। इसके तहत 7 से 12 वर्ष के जो बाल मजदूर थे, उनके काम के घंटे 9 घंटे तय कर दिए गए थे कि 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। और अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि जो 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट था, ये किसके लिए आया था? तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये सात आया तो रिपन के समय आया था, लेकिन आया किसके लिए था? तो 7 से 12 वर्ष के जो बाल मजदूर थे उनके लिए आया था। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था। ये कौन लेके आया था? तो ये लॉर्ड रिपन लाए थे। एल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल में पेश किया गया था? तो एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। और इसका प्रावधान क्या था? इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो इसमें ये प्रावधान था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट है, ये अब ब्रिटिश और यूरोपीय जो हैं इनके मुकदमे सुन सकते हैं। लेकिन भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका बहुत विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट है ये कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा होगी। ये किसने कहा था? किसका कथन है? तो ये जो है लॉर्ड एल्गिन सेकंड का कथन है। किस वायसराय के द्वारा स्कॉट मानक्रिफ कमीशन की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी? तो सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। कब की गई? 1901 में की गई थी। इसने क्या अनुशंसा की थी? तो इसकी अनुशंसा थी कि अगले 20 वर्षों में सिंचाई के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जाने चाहिए। इसी की अनुशंसा पर झेलम नहर का भी निर्माण किया गया था। लॉर्ड कर्जन का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी था कि 1903 ईस्वी में पूसा कृषि कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी। और इसके अलावा जो 1899 से 1900 के मध्य जो अकाल पड़ा था, उसके विश्लेषण के लिए इन्होंने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है कि मैकडोनाल्ड आयोग जो है ये किससे रिलेटेड था? तो ये अकाल आयोग से रिलेटेड था, अकाल से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव कौन थे? तो गृह सचिव जो है बंगाल विभाजन के समय मिस्टर रिस्ले थे। और उस समय अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे सर एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर के लिए एक इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि एक पुलिस सुधार आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये इन्हीं के अंडर में की गई थी। सर एंड्रयू फ्रेजर, इसको फ्रेजर आयोग भी बोला जाता है। किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन जो है इनको ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे, निबंध लेखक भी थे और साहित्यकार। मतलब
एक मल्टी डिमेंशनल जो है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे, तो इसलिए इनको ओवन मेरेडिथ की उपाधि दी जाती है। भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड लिटन के काल में ये लागू हुआ था। और इसके पीछे की कहानी ये है कि एक 1878 ईस्वी में एक 11वां अधिनियम लागू किया, जिसमें भारतीय शस्त्र अधिनियम इसी के तहत पारित किया गया था। और इसके तहत भारतीयों के लिए जो है वो अस्त्र शस्त्र रखना और उसका व्यापार करना, इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो यूरोपियन थे, एंग्लो इंडियन थे और कुछ विशिष्ट सरकारी जो अधिकारी थे, इनको अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति दी थी बिना लाइसेंस के। और इसमें एक सख्त प्रावधान ये था कि जो भी अगर इसका कोई उल्लंघन करता था तो उसको 7 वर्ष की सज़ा दी जाती थी। तो 7 वर्ष की सज़ा भी इसमें प्रावधान था। कलकत्ता से आगरा के मध्य पहली बार टेलीग्राफ की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो टेलीग्राफ की शुरुआत जो है मिस्टर डलहौजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1853 में। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहली बार टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की? तो डलहौजी ने की। कहाँ से कहाँ तक ये शुरू हुई? तो कलकत्ता से आगरा के मध्य कब शुरू किया गया? तो 1853 में। गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था? गंगा नहर का निर्माण मिस्टर डलहौजी ने ही करवाया था। 1854 ईस्वी में सर प्रॉकी कौटिल्य की योजना के अनुसार जो है गंगा नहर का निर्माण हुआ था और इसी के तहत बारी दोआब नहरों का भी निर्माण हुआ था। साइमन कमीशन किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है ये लॉर्ड इरविन के काल में भारत आया था। 1828 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। और उससे रिलेटेड एक और तथ्य ये जाने कि दिल्ली असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया था। 1937 ईस्वी में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे। पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1937 में हुए थे। किस वायसराय के समय हुए थे? तो लिनलिथिगो के समय हुए थे। इसकी एक स्टोरी पीछे की जानेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के प्रश्न पर कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया था। कभी कभी पूछा जाता है कि इस्तीफा किस लिए दिया गया था, तो यही था, युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के प्रश्न पर दिया गया था। अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 16 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इस इस्तीफे को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कैबिनेट मिशन के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड वेबल जो है वो वायसराय थे। और 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें एक संविधान निर्माण का भी प्रस्ताव था। भारतीयों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन लीग ने इसके प्रस्ताव को नहीं माना और 16 अगस्त 1946 को इसे अस्वीकार करते हुए सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। तो हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए कहीं से भी लाभकारी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।